Everyone, welcome or welcome back to my channel. It's me Vanshika Dwivedi, and in this video we are going to just discuss about a very I don't know what to say, the kind of novel I have just completed. It's basically a हिंदी नोवेल, एक हिंदी का उपन्यास है धर्मवीर भारती के द्वारा रचित। उपन्यास का नाम है गुनाहों का देवता। बहुत सारे लोगों ने इस उपन्यास को पढ़ा भी होगा, हो सकता है आप में से और कुछ इसे पढ़ने की तैयारी में होंगे। ये थोड़ा रिफ्लेक्शन आ रहा है, तो मैं इसको ऊपर कर लेती हूँ। बेसिकली इस उपन्यास को जस्ट अभी मैंने कुछ 1 घंटे पहले से पढ़ के कंप्लीट किया है। मैंने सोचा कि मैं इसके बारे में किसी और दिन वीडियो बना करके उसमें विचार विमर्श करूँगी और डिस्कशन करूँगी। पर फिर इसको पढ़ने के 1 घंटे के बाद भी मुझे ऐसा अंदर से बहुत लो फील हो रहा है। बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि क्या कहीं कहीं मेरे दिमाग का कुछ हिस्सा, या कहूँ कि सारा ही हिस्सा उसी उपन्यास में रह गया है। मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं मुझसे कुछ समझने में, कुछ उसे जानने में गलती तो नहीं हो गई, क्या कुछ ऐसा पक्ष तो नहीं है जो मैं समझ नहीं पाई। बहुत सारी ऐसी, समझ रहे हैं ना आप, उलझन सी हो रही है मुझे मेरे मन में। गुनाहों का देवता, बहुत ज़्यादा हाइप थी इस उपन्यास की। मैंने इस उपन्यास को बहुत पहले ही सुना था अपने कॉलेज लाइफ में ही। हमारे कॉलेज में तो ये नहीं था, बहुत सारे उपन्यास हमारे कॉलेज, क्योंकि हमारा हिंदी लिटरेचर भी था, तो हिंदी लैंग्वेज था बेसिकली, तो उसमें हमें पढ़ना पड़ता था। तो उसमें हम सब ने, मैंने पढ़े हुए थे काफ़ी सारे उपन्यास, बट इस उपन्यास के बारे में बस कहीं उदाहरणों में और ऐसे ही सुना बस था, कभी इसे पढ़ा नहीं था। तो कल मैंने फाइनली इस उपन्यास को पढ़ना शुरू किया, और पहले तो मेरे पास इस उपन्यास की हार्ड कॉपी नहीं थी, तो मैंने ऑडियो बुक सुनी। उसके बाद फिर मुझे पता चला कि हाँ, मेरे घर में ही किसी के पास थी, तो फिर मैंने उनसे वो ऑडियो बुक को जितना सुना और उसके बाद फिर मैंने इसे रीड किया। अब इसको पढ़ने के पीछे का बस मेन यही रीज़न था कि मैं जानना चाहती थी कि ऐसा क्या है इस उपन्यास में कि इतनी कृतियों को छोड़ के सभी का ध्यान इसने इतना आकर्षित कर लिया है अपनी तरफ, और सभी इसकी बातें करते हैं। मैं कहीं भी ऐसे जाती भी थी, और पिछले ही कुछ दिनों से बहुत ज़्यादा मुझे इसी उपन्यास के बारे में हर जगह से सुनने मिल रहा था। अगर मैं सोशल मीडिया भी कहीं खोलती थी तो उसके बारे में देखने मिल रहा था। कुछ मेरे टीचर ने भी ग्रुप में भेजा था इसी से रिलेटेड। तो मुझे लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो वैसा कुछ हो रहा था कि ये उपन्यास मुझे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा था कि नहीं, तुम आओ, मुझे पढ़ो। मुझे लगा कि मुझे ट्राई तो करना ही चाहिए। और मैंने देखा ऑडियो बुक, बहुत अच्छी ऑडियो बुक अवेलेबल थी यूट्यूब में ही, और वो सर बहुत अच्छे से उसे पढ़ रहे थे, बिल्कुल सभी भावों के साथ। तो ज़्यादा इसे लंबा ना करते हुए मैं बस इतना ही बताना चाहती हूँ कि इस उपन्यास में कहानी है चंदर और सुधा की। चंदर, सुधा और भी कई सारे लोग हैं इस उपन्यास में। सुधा की बहन है विनती, उसकी सगी बहन नहीं है वो, पर उससे वो छोटी है। और सुधा के ही पिता हैं डॉक्टर शुक्ला। फिर एक और कैरेक्टर आती हैं पंपी, उनके भाई हैं। ऐसे ही अनेक कैरेक्टर्स हैं इस उपन्यास में। और पता नहीं, मुझे अभी भी ऐसा लगता है कि कहीं बहुत कुछ है इस उपन्यास में जानने, समझने, सीखने के लिए। और मुझे ऐसा लगता है कि अभी मैं उतने अच्छे से उसे और नहीं जान पाई हूँ। और मुझे सच में ऐसा लगता है कि काश ये उपन्यास हमारे क्लासेस में पढ़ाया गया होता हमें, या फिर हमारे कॉलेज में होता, क्योंकि हमारी जो कॉलेज में हिंदी की टीचर थी वो बहुत अच्छी थी। वो सब कुछ इतने अच्छे तरीके से समझाती थी, छोटी से छोटी कविताएं, बड़े से बड़े उपन्यास, सब कुछ बहुत ही अच्छे तरीके से भावार्थ के साथ समझाती थी। तो और मुझे हिंदी ऐसा काइंड ऑफ सब्जेक्ट मुझे हमेशा पसंद आता था। इंग्लिश लिटरेचर की क्लास से ज़्यादा अच्छा मुझे हमेशा हिंदी की क्लासेस लगा करती थी, और टीचर का भी बहुत ज़्यादा प्रभाव रहता था। तो उनके ही कारण मैंने कविताएं लिखनी भी चालू की थी। मैं लिखा करती थी कविताएं, बट फिर मैंने छोड़ दी थी। और फिर कॉलेज में वापस मैम के कारण, क्योंकि बहुत ही अच्छा वो पढ़ाती थी, तो उनसे ही प्रभावित होकर मैंने कविताएं लिखनी दोबारा स्टार्ट की थी। और फिर मैंने इस उपन्यास को फाइनली पढ़ा। जब मैंने कल इस उपन्यास को पढ़ना चालू किया तो मुझे ये हुआ कि ठीक है, ये तो नॉर्मल ही कहानी लग रही है अभी तक जैसे हमने पढ़ी है, लेकिन जैसे जैसे चैप्टर्स आगे बढ़ते गए, लाइक जैसे जैसे मैं आगे के पार्ट्स में जाती गई, कहानी थोड़ी गंभीर होती गई, गंभीरता की तरफ मोड़ लेती गई। और मुझे ऐसा लगा इस उपन्यास को कंप्लीट करने के बाद कि हो सकता है मैं अभी उम्र के उस फेज़ में नहीं हूँ कि मैं ऐसे उतने अच्छे से समझ पाऊँ जितनी गंभीरता से ये उपन्यास लिखा गया है, और जो ये हमें समझाना सिखाना चाहता है। पर फिर भी जितनी भी मेरी बौद्धिक मानसिक स्थिति थी, जितनी भी क्षमता है, मैंने उसके हिसाब से इसे समझने का प्रयास किया। और मैं इस निष्कर्ष में आई हूँ इस उपन्यास को पढ़ने के बाद कि मैं चाहे कितनी भी इंग्लिश लिटरेचर की नॉवेल्स, चाहे वो फिक्शनल हो, नॉन फिक्शनल हो, कुछ भी पढ़ लूँ, लेकिन जब हिंदी से जुड़ा कुछ पढ़ती हूँ, चाहे वो कविताएं हों, कविताएं तो हमेशा ही मेरे दिल के बहुत ज़्यादा करीब हैं। और जब मैं उन्हें लिखती भी हूँ, और पढ़ करके फिर कविताओं को लिख करके जो प्रेरणा स्रोत होते हैं हमारी कविताओं के, तो चाहे मैं कितना भी इंग्लिश में लिख लूँ, इंग्लिश में पढ़ लूँ, लेकिन जब वो हिंदी की बात आती है ना, वो एक अपनत्व सा अलग ही लगता है। और इस उपन्यास को पढ़ने के बाद मुझे वही अपनत्व फील हो रहा था थ्रू आउट जब मैं इस उपन्यास को पढ़ रही थी। बहुत ही अच्छा और बहुत गंभीर उपन्यास है। और मैं दोबारा कहना चाहती हूँ कि मुझे लगता नहीं कि मैं उस उपन्यास के हर एक पहलू को अच्छे से समझ पाई हूँ अभी तक। बहुत कुछ है जो भी मुझे उसमें समझना, जानना है। जो कहानी है इसमें सुधा और चंदर की, जिस तरीके से बताया गया है कि क्या होता है निश्चल निर्मल प्रेम, और कैसे
चंदर और सुधा की कहानी के द्वारा जो बताया गया है कि निश्चल निर्मल प्रेम क्या होता है, उसकी परिभाषा जो उस उपन्यास ने उभारी है, और जो कन्फ्लिक्ट में रहता है थ्रू आउट इस पूरे उपन्यास के दौरान में, चंदर जिस कन्फ्लिक्ट में रहता है, सोशल डायलेमा में रहता है, बहुत सारी अपनी मन की इच्छाओं को दबा देता है सिर्फ सोशल प्रेशर के कारण, और जो उसे खुद भी नहीं पता रहता है। और आप देखिए ना, इस उपन्यास का नाम ही है गुनाहों का देवता। सुधा एक इतनी प्यारी, इतनी सिंपल, इतनी अच्छी और मतलब इतनी मैच्योर लड़की, उसे मतलब, और वो इतनी मतलब कैसे, मतलब अगर ये उपन्यास मुझे इसलिए भी और ज़्यादा प्रभावित कर रहा है क्योंकि मे बी हम जिस जनरेशन में हैं, आज आज की जनरेशन में इतना प्योर, इतनी प्योरिटी, मतलब किसी के कैरेक्टर में होना, इतना प्योर लव मिलना, लाइक इट्स लाइक नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। सो मुझे ऐसा लगता है कि जिस दौर को ध्यान में रख के इस उपन्यास को लिखा गया है, उस समय हो सकता है कि इतना कुछ ऐसा निश्चल निर्मल प्रेम हो, और मुझे है कि अभी भी कहीं ना कहीं होगा। बट अगर हम आज की दुनिया को देखें जहाँ पे सब कुछ कैपिटलाइज कर दिया गया है एंड लाइक एवरीथिंग इज़ कमर्शियलाइज्ड है, तो वहाँ पे ऐसा लगता है कि सब सिर्फ स्वार्थ के लिए ही जी रहे हैं। वो निस्वार्थ भाव अब मुझे कहीं देखने नहीं मिलता ऐसे आसपास की दुनिया में। हाँ, अगर हम अपने माता पिता की बात छोड़ दें उसके अलावा, तो मुझे ऐसा उसको पढ़ के लग रहा था कि लाइक हाउ इज़ इट इवन पॉसिबल। लाइक थ्रू आउट दैट उपन्यास मुझे सुधा का कैरेक्टर इतना ज़्यादा प्यारा लगता है, उसके ऊपर कई बार बहुत ज़्यादा प्रेम आता है, बहुत ज़्यादा दया आती है। और चंदर का कैरेक्टर ऐसा कैरेक्टर है जिसके कैरेक्टर में मतलब बहुत ज़्यादा कई बार अच्छा भी लगता है, वो बहुत ज़्यादा उसके ऊपर गुस्सा भी आता है और बहुत ज़्यादा उसको बेचारा सा फील होता है उसको पढ़ के। और बाकी जो कैरेक्टर्स हैं वो भी कहीं ना कहीं पूरे उपन्यास के दौरान लाइक रिलेटेड हैं, एंड कैसे एक सटायर है सोसाइटी के ऊपर। ये एक तरह से मुझे लगा कि लोग जान करके भी अपनी इच्छाओं को दबा रहे हैं ताकि सोसाइटी में उनकी इमेज डाउन ना हो, और कितने प्यारे तरीके से उसमें उसको बताया गया है। और जो एंडिंग सीन था, लाइक आई डोंट रिमेंबर द एग्जैक्ट चैप्टर कि किसमें मैं रोई थी, बट हाँ, द सीन जब सुधा की शादी हो जाती है और फिर वो चंदर के सामने आकर के खड़ी हो जाती है, और उसमें जिस तरीके से लेखक ने उसे लिखा है कि सुधा बिछिया पहने, अपने माथे में सिंदूर लगाए और साड़ी पहने उसके सामने आके खड़ी हो जाती है और वो अपनी चेयर से खड़े होता है। लाइक उस सीन, उस पूरे सीन को मैं पढ़ रही थी, उसको इमेजिन कर रही थी, और वहीं पे मैं बस एक ही बार रोई हूँ उस सीन को पढ़ते हुए। एंड जस्ट, ओ माय गॉड यार, जब थ्रू आउट उसको तुम पढ़ोगे तो तुम्हें बहुत ज़्यादा ऐसा मतलब कुछ तो होता है, एंड यू फील इट। पढ़ने के दौरान ही तुम उसको फील करते हो पूरा पूरा, एंड बहुत ही अच्छे तरीके से निश्चल निर्मल प्रेम की परिभाषा को इसमें बताया गया है। चंदर और सुधा के बीच किसी प्रकार का रिश्ता नहीं होता, ना भाई बहन का रिश्ता, ना प्रेमी, लाइक ना प्रेमी प्रेमिका का होता है, पर वो सिर्फ उन दोनों को ही पता होता है, वो सोसाइटी को भी नहीं दिखाते। तो एक तरह से वो बिना रिश्ते के भी एक दूसरे से इतना अटैच्ड है, इतना जुड़े हुए हैं कि लाइक उनका किसी काम में मन नहीं लग रहा है एक दूसरे के बिना। श्रृंगार रस की जो मतलब सिंपलेस्ट ऑफ द परिभाषा होती है वो इसमें बताई गई है। बहुत ही मतलब क्या ही बोलूँ, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि शायद ही कोई ऐसा इंसान होगा जो इसको पढ़ के रोए ना, और अगर आप बहुत ज़्यादा इमोशनल नहीं हैं तो मतलब आपको बुरा ना लगे इसको पढ़ने के बाद। मेरे अंदर वो सारे इमोशंस थे इसको पढ़ने के बाद। चंदर के ऊपर मुझे कई बार इतनी गुस्सा आ रही थी, वो उसका कन्फ्लिक्ट, उसका डिलेमा सब कुछ सही है, पर कई बार मुझे लग रहा था उसके ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रही थी। पर फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि मतलब दिस इज़ वॉट, लाइक वी आर ऑल्सो फीलिंग लाइक द सेम, वेरी सेम। हम भी इतने सोशल कन्फ्लिक्ट, सोशल डायलेमा में रहते हैं। कई सारे हम अपने लाइफ के डिसीजंस, हमें लगता है कि हम सिर्फ अपने लिए और अपने आप से खुद मतलब सही ले रहे हैं, बट वो सिर्फ हम अपने सोल को सेटिस्फाई करते हैं, एंड वो कहीं ना कहीं हमारे डिसीजन सोसाइटी से जुड़े हुए होते हैं, सोसाइटी को खुश करने के लिए होते हैं, अपने आप को प्रूफ करने के लिए होते हैं उन लोगों के सामने जिनको मतलब जिनकी इतनी अहमियत नहीं है हमारी लाइफ में। जैसे सुधा के पापा होते हैं डॉक्टर शुक्ला हैं, डॉक्टर शुक्ला मतलब कई बार मुझे ऐसा लगता है कितना सब हो रहा था, डॉक्टर शुक्ला को तो कुछ पता ही नहीं था, लेकिन वो भी एक वही दिखाया गया है कि फैमिलीज़ को भी पता होता है, पर तब भी वो सोसाइटल प्रेशर के कारण ही ऐसा कुछ करते हैं। एंड अल्टीमेटली व्हाट हैपेंस, लाइक अगर मैं आपको स्पॉइलर फ्री इसका रहने दूँ तो मैं नहीं बताऊंगी, बट हाँ, जो लास्ट में होता है, जो लास्ट का सीन है, उसमें भी बहुत ज़्यादा मुझे ऐसा बिल्कुल अच्छा सा नहीं लगता, एकदम बहुत हर्ट होता है उस लास्ट सीन के बाद। मुझे लग रहा था कि काश उसकी हैप्पी एंडिंग हो जाए, बट वो एंडिंग कभी हैप्पी नहीं होती है। हमेशा थ्रू आउट दिस उपन्यास सुधा वॉज द ओनली कैरेक्टर जो मतलब बहुत ज़्यादा प्योर थी, एंड वो वही फॉलो करती है जो उसका प्रेम उसे बोलता है करने को, और वो कितनी प्योरिटी दिखाई गई है उसमें। सो वही वही मुझे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है सुधा। लेकिन अगर आज की जनरेशन में हम उसे देखेंगे और तो वो कहीं ना कहीं हमें वो भी गलत लगने लगती है कि लाइक शी इज़ द वन हु कांट टेक स्टैंड फॉर हर सेल्फ। बट वो क्या करती स्टैंड लेकर के भी। चंदर तो उसी कन्फ्लिक्ट में दबा हुआ था, उसने ही उसको करने को बोला था और जो भी उसने किया, एंड अल्टीमेटली जो भी रिजल्ट होता है, मतलब प्रेम कैसी भावना है जो आपके पूरे जीवन को बिखेर देती है। उस उपन्यास में बहुत ही अच्छे तरीके से बताया गया है। एंड और क्या ही बोलूँ यार, ऐसा उपन्यास लिखना मतलब
बहुत बड़ी बात है। और अभी भी मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी कुछ है जो मुझे इस उपन्यास से जानना है, समझना है, सीखना है, और मैं नहीं समझी बिल्कुल भी। मतलब मैंने जिस अभी उस उपन्यास को 1 घंटे पहले मैंने पढ़ा, एंड मैंने सोचा कि मतलब मैं बहुत ज़्यादा लो फील कर रही थी उसको पढ़ने के बाद, बिकॉज अगर आप कोई मूवी देख रहे हैं, कुछ ऐसा पढ़ रहे हैं, उसकी हैप्पी एंडिंग नहीं होती, तो यू डोंट फील अपलिफ्टेड, राइट? सो द सेम हैपेंड विथ मी, एंड आई वाज लाइक कि व्हाट इज़ दिस। एंड मुझे चंदर के ऊपर लास्ट तक भी गुस्सा आ रहा था, लेकिन उसके बाद फिर जब मैंने उसकी भी सिचुएशन समझी, उसके जो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स थे उसको थोड़ा बहुत समझने की कोशिश किया, तो मुझे लगा कि ठीक है, मतलब दिस इज़ व्हाट लाइफ इज़, एंड सबको वो नहीं मिलता जो वो चाहते हैं, और जिन कई लोगों को वो मिलता है लेकिन वो उसकी कदर नहीं कर पाते, वो उसे समझ नहीं पाते हैं। और कुछ ऐसा ही होता है चंदर के साथ, वो समझता रहता है लेकिन वो देवता बना हुआ रहता है, त्याग का देवता, समर्पण का देवता, सेक्रीफाइस, एंड एवरी इमोशन इज देयर, लव, सेक्रीफाइस, सो द सेम चंदर वॉज डूइंग, एंड सुधा बस वही करती है जो वो उसको करने को बोलता है। और मुझे ऐसा मतलब अगर वो उसे नहीं बोलता शादी करने को, मुझे ऐसा लगता है, तो क्या कहानी होती। पर फिर वो कहानी तो एक अलग ही कहानी हो पाती है, और जो हमें सिखाना चाह रहे हैं राइटर, वो हम नहीं सीख पाते मे बी, इसीलिए इस कहानी की जो एंडिंग है वो हैप्पी नहीं होती है, मुझे ऐसा समझ में आया है। एंड बहुत कुछ है जो मुझे भी और समझना बाकी है, पर ये उपन्यास है, बहुत अच्छा उपन्यास है, आपको बहुत बहुत सारी फीलिंग्स एक साथ फील होंगी। तो मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि अगर आप सोच रहे हैं इसे पढ़ने का, तो आप पढ़िए, इसे ज़रूर पढ़िए, और उन सभी फीलिंग्स को फील करिए जो उस उपन्यास में राइटर आपको फ़ील करवाना चाहते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत हद तक अगर आप उसे अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको वो सब कुछ फ़ील होगा भी। और आई जस्ट वॉन्ट टू से कि लाइक अगर ये आज के किसी ऑथर ने लिखा होता, उतना पहले का नहीं होता, तो मुझे बिलीव भी नहीं होता इवन। मतलब अब बस मैं इसको यही सोच के जस्टिफाई कर लेती हूँ कि टुडे इट्स लाइक नॉट पॉसिबल, मे बी 0.5% चांसेस होंगे कहीं पे, बट उस टाइम जिस टाइम पीरियड का ये है, और जो भी सोच करके लिखा गया है, बहुत ही अच्छा है। इलाहाबाद का बहुत अच्छा वर्णन आपको इसमें मिलता है, इलाहाबाद की गलियों से लेकर के वहाँ के पार्क, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, और सबके बारे में आपको जानने मिलता है। हिंदी साहित्य, कविता, कई सारी बुक्स के बारे में, कविताओं के बारे में रेफरेंस है इसमें। सहेलियाँ कैसी होनी चाहिए, सहेलियों का कितना इंपॉर्टेंस होता है हमारी लाइफ में, वेदर इट्स योर नहीं लाइक मेल और फीमेल फ्रेंड्स, सबके बारे में सब कुछ बहुत अच्छे से इसमें डिस्क्राइब किया गया है। ईच कैरेक्टर हैज़ देयर ओन यूनिक आइडेंटिटी, और वो अपने प्रिंसिपल्स में कैसे खड़े हैं थ्रू आउट दी होल उपन्यास, सब कुछ बताया गया है। ज़रूर पढ़िए इस उपन्यास को, और कहीं भी अगर आपको लगता है कि मुझे रोने का मन कर रहा है, तो रो लीजिए, बहुत अच्छा है एक उपन्यास। तो मैं तो रिकमेंड करूँगी फॉर श्योर। एंड बस मुझे इस उपन्यास को पढ़ के जो भी महसूस हुआ, मैंने सब कुछ यहाँ पे आकर के सामने रख दिया, एंड बस इसे रिकॉर्ड करना था मुझे, तो मैंने कर लिया, एंड बस यही बताना था मुझे। सो या दैट्स इट अबाउट द वीडियो। अगर आपने इस उपन्यास को पढ़ा है तो बताइए कमेंट सेक्शन में, एंड डू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। दैट्स इट, बाय।